गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिलहनी फसलों के बारे में जानकारी लेंगे। तिलहनी फसलें जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तिलहनी फसलों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फसल है मूंगफली की। वानस्पतिक नाम इसका है अरेकिस हाइपोजिया। इसके कुल का नाम, क्योंकि लेग्यूम फसल हम अभी समाप्त करके आगे बढ़े हैं, ये उसी लेग्यूम कुल के अंदर ही आती है, फेबेसी या लेग्यूमिनोसी। इसका उत्पत्ति केंद्र दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील भाग है, वो ब्राजील प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका। थोड़ी सामान्य जानकारी भी इसकी सुन लीजिए। सामान्य जानकारी में आपको क्या देखना है? सामान्य जानकारी में इसके महत्व को देखना है, इसका रासायनिक संगठन भी देखना है। ये गरीब का बादाम कहलाता है। रिच स्रोत है फूड का। प्रोटीन इसमें पाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें वसा पाई जाती है। फिर कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन और खनिज लवण भी इसके अंदर हैं। इससे तेल प्राप्त होता है। यह सौंदर्य प्रसाधन में भी काम आता है, क्रीम वगैरह। वनस्पति घी भी बनता है इससे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि यह इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा वसाएं हैं, लगभग 48 से 55%। और सेकंड नंबर पे इसमें प्रोटीन है 27%। 11 से 15% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हैं और 7 से 15% इसके अंदर खनिज लवण है। कितना इंपॉर्टेंट यह पौधा है। एवरी काइंड ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन दिस। वसाएं हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और खनिज लवण भी है। यह सूखा भी खाया जाता है, रोस्टेड करके भी खाया जाता है। सींगदाना के रूप में ये बहुत मशहूर है गुजरात साइड में, और गुजरात साइड में इसको सींग तेल के रूप में भी काम में लिया जाता है। और जैसा कि मैंने लिखा कि इसको भिगो के, ये गरीब का बादाम है, इसको रात को भिगो के सुबह यदि खाएं तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी खाद्य सामग्री भी इससे हम बनाते हैं। क्रीम है, साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन, ये सारे काम में इसके लिए जाते हैं। इसकी खली है, यह उर्वरक के रूप में भी काम आती है। इसकी खली है, यह चारे के रूप में भी काम आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है हर प्रकार से।
खेत की तैयारी करके इसको उगाने के लिए भूमि और जलवायु पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित करना है इसका। पहले ये सभी जगह नहीं उगाया जाता था, आजकल ये सभी प्रकार की मृदाओं में भी इसको उगाया जा रहा है। हम रेगिस्तान वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसलमेर में इसकी खेती बहुत ही अच्छी तरह से की जा रही है और वहाँ अच्छे इसके रिजल्ट हैं। इसलिए अपन चाहें तो इसकी खेती बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में, जालोर जैसे शुष्क क्षेत्र में भी की जा सकती है। बाड़मेर ज़्यादा रेतीला प्रदेश है, रेतीला जगह है, तो यहाँ भी इसकी खेती की जा सकती है। तो हम खेत की तैयारी करते हैं तो कैसी हमारे को मिट्टी चाहिए, हमारे को ये ठंडी और शुष्क जलवायु की फसल है। अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली बलुई या रेतीली बलुई, दोमट जिसको कहें, मृदा जिसका पीएच 6.5 से 8.5 हो, इसके लिए सर्वथा उपयुक्त मानी गई है बलुई दोमट। अच्छे जल निकास वाली बलुई या रेतीली दोमट, तो ये हमारे यहाँ पे है ये मृदा, इसका पीएच 6.5 से 8.5 है। इस प्रकार की मृदा में हम 2 या 3 गहरी जुताइयाँ करके मिट्टी को हम भुरभुरा बना देते हैं और देसी हल या कल्टीवेटर से इसकी जुताई करने के बाद में इसको पाटा लगा करके सुहागा से जो ढेले वेले तोड़ने के बाद में यदि इसमें है किसी प्रकार के, तो वैसे रेतीली मिट्टी में बहुत कम संभावना है इसकी, लेकिन उसके बाद भी यदि है तो इसको तोड़ के फिर आप जो है इसको समतल कर दीजिए और समतलीकरण करने के बाद में इसमें मिट्टी में दीमक की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्विनोल फास डालिए या मिथाइल पैराथियन या क्विनोल फॉस फॉर द रिमूवल ऑफ दीमक। आंट जो है, वाइट आंट है, इसको हटाने के लिए आप करिए 2% या 1.5 से 2.5%, ये 2%, ये 1.5%, ये कितना चाहिए 25 kg प्रति हेक्टर। लगभग हमने सभी फसलों में यही मात्रा काम में ली है। अब फल आने के लिए पौधे को पर्याप्त नमी चाहिए, प्रकाश चाहिए। सुइयां बनते समय इसकी क्रांतिक अवस्था है, इसमें सिंचाई की जाती है, ये हम आपको सिंचाई वाले प्रोसेस में बताएंगे। और इसके अंदर अलग अलग प्रकार की किस्में हैं, ये भी हम बात बताएंगे। झुमका वाली फसल, झुमका किस्में वगैरह है, तो किसी के अंदर जो है जड़ के पास इसमें फल लगते हैं, किसी में थोड़ा ऊंचाई पे लगते हैं, तो इसलिए ये आपको अलग से बताए जाएंगे। तो आपको ये नमी की आवश्यकता रहती है और जनन के लिए इसमें 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए। जनन तापक्रम से मेरा मतलब है पुष्पन, है ना। पुष्पन के लिए तापक्रम आपको चाहिए 24 से 27 डिग्री के लिए, और वैसे अच्छी बढ़वार के लिए चाहिए 27 से 30, 27 से 30 बढ़वार के लिए। अब आपको कौन कौन सी किस्में लेनी है, पहले उस किस्मों की बात करके फिर आपको बुआई के बारे में, बीज और बीजोपचार बाद में कर लेते हैं। किस्में पहले ले लेता हूं मैं। उन्नतशील किस्में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है इस
फसल का उन्नतशील किस्में, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि कौन कौन सी है। एक तो है आपकी झुमका, एक विस्तारित और दूसरी अर्ध विस्तारित, 3 प्रकार की झुमका किस्में, दूसरा विस्तारित किस्में, तीसरा अर्ध विस्तारित किस्में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बिल्कुल नई आई है इसके फसल में। इससे पहले तो केवल फसलों के हमने नाम लिखे थे। ऐसी एक अरहर में भी थोड़ा सा मैंने कहा था, उसमें क्या कहा था, उसमें था शीघ्र पकने वाली, मध्यम देरी से पकने वाली और देरी से पकने वाली। इसमें अलग थी। इसमें यह है झुमका किस्में, विस्तारित किस्में और अर्ध विस्तारित किस्में। झुमका किस्में क्या है? झुमका किस्में वे है जिनमें फलियां जड़ के पास लगती है और पौधे गुच्छों में बढ़ते हैं और दाना इसका गुलाबी होता है। फलियां कहां लगेगी? जड़ के पास, जड़ों के पास। और झुमके में समूह में और दाना गुलाबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर झुमका किस्म। झुमका वैरायटी में क्या है? झुमका वैरायटी में फलियां इसकी जड़ों के पास लगती है, पौधे गुच्छे में बनते हैं, लिखा मैंने, और इसका जो दाना है, बीज है, वो गुलाबी रंग का होता है। और इसको पकने में भी समय कम लगता है, पकने में समय कम लगता है। तो ये फसल हमारे लिए, ये किस्म हमारे लिए ठीक है एक तरह से, क्योंकि जब इसकी पूपिंग की क्रिया होगी तो तुरंत ये जमीन में इसकी कार्ब हो रहा है वो दब जाएगा। विस्तारित किस्म, ये जमीन के समानांतर चलने वाली किस्म है। विस्तारित किस्म में क्या है? विस्तारित किस्म, इसमें मूंगफली दूर दूर लगती है, दूर दूर मूंगफली लगेगी, जमीन के समानांतर। इसका बढ़वार है समानांतर, दूर दूर लग रही है इसमें और जमीन के समानांतर लग रही है। और दाना इसका कैसा है? मोटा व भूरे रंग का। इसका दाना मोटा व भूरे रंग का है, ठीक है। अब आप अर्धविस्तारित देखिए। अर्धविस्तारित में शाखाएं कम फैलती है, शाखाओं में फैलाव कम, दाना इसका भी भूरा, दाना मोटा और भूरे रंग का, ये गुलाबी रंग का। बाजार में आप यदि मूंगफली खरीदते हैं तो मूंगफली को देख कर ही आपको पता लग जाएगा यदि गुलाबी रंग की मूंगफली है। जैसे ये मूंगफली है आपके पास, मैं आपको दिखाता हूं, है ना। संयोग से मेरे पास ये मूंगफली है, तो ये अब मूंगफली आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये मूंगफली, इसका दाना जो है ये लगभग गुलाबी है। तो ये झुमका, ये झुमका किस्म है, उसकी मूंगफली है, झुमका किस्म वाली मूंगफली है। ये देख लीजिए, इसमें दाना मोटा नहीं है, दाना छोटा है, देख लीजिए, हमने लिखा है ऊपर, दाना गुलाबी रंग का, ये ठीक है। तो इस तरह से हम यदि बाजार में मूंगफली खरीदने जाते हैं, भूरे रंग की मूंगफली आपको मिलेगी बाजार में, उसका दाना ऐसे बड़ा मिलेगा आपको। तो वो कैसी किस्म है? वो मूंगफली विस्तारित किस्म है, विस्तारित किस्म वाली मूंगफली है। और विस्तारित और विस्तारित हमारे पास दो हैं। इसमें थोड़ा रंग गहरा भूरा होगा, भूरा तो होगा लेकिन थोड़ा गहरे भूरे रंग का होगा। शाखाएं इसमें जो है वो भी ऐसी है, कम फैलने लगती है। तो अब आप इसकी किस्में कौन कौन से काम में लेंगे?
GG2 GG10, GG2 GG10 गिरनार, GG2 GG10 गिरनार 2 RG382, RG382 इसको दुर्गा भी बोलते हैं, दुर्गा किस्म है ये, गिरनार किस्म हो गई। और GG2 GG10 गिरनार 2 दुर्गा, फिर RG और AK, RG AK 425, RG AK, RG तो मैंने लिखी नहीं, पहले एक लिखी है RG और AK 10 से 24, ये इसकी उन्नतशील किस्म है इन सब के लिए। अब आपको कितना बीज लेना है और कैसे आपको उसको बीजोपचार करना है और कैसे इसकी बुवाई करनी है, ये आपका बिंदु है नेक्स्ट, वो है बीज व बीज उपचार। ठीक है। अब आपकी मूंगफली की जो गुल्ली है, जो आपने मूंगफली बाजार से खरीदी है, गुल्लियां खरीदी है, उसमें से दाना निकाल दीजिए 10-12 दिन पहले, और 80 से 100 किलो बीज दर लिख रहा हूं मैं, 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर आप ये जो बलुई दोमट या दोमट मृदा थी उसमें जो खेती कर रहे हैं, इसमें आप काम में ले सकते हैं। 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर काम में लें। और बुवाई से पहले आप ट्राइकोडर्मा से इसको ट्रीट करें। ट्राइकोडर्मा कितना चाहिए अपने को? ट्राइकोडर्मा 6 से 10 kg, ये प्रति बीज के हिसाब से नहीं है, ये प्रति हेक्टर के हिसाब से है ना। 6 से 10 या 3 ग्राम क्लोरोथेलिनल या क्लोरोपायरोफास, ये क्लोरोपायरोफास कितना है? 25 EC, ये 3 ग्राम काम में लेना है आपको। ये प्रति किलो बीज के दर से। इसके अलावा क्योंकि ये लेग्यूम फसल है एक तरह से, तो इसके अंदर आप राइजोबियम कल्चर भी काम में ले सकते हैं। राइजोबियम कल्चर, इसके बारे में बहुत चर्चाएं हो रखी है, अभी तक भी आपको राइजोबियम कल्चर कैसे बनाया जाता है ये यदि ध्यान में नहीं है तो आप इसको वापस देख लीजिए क्या है। जो आधा किलो गुड़ वगैरह मैंने बताया था वो सब इसमें काम में लेके आपको काम करना है। अब इसकी बुवाई, अगेती किस्म, बुवाई का समय अगेती किस्म है तो जून जुलाई, और पछेती है अगेती किस्म है तो इसको जून जुलाई में, अभी आप जो खरीफ की फसल के हिसाब से इसको बो सकते हैं। और पछेती किस्म है तो जुलाई के बाद, और मध्यम किस्म है, मध्यम पहले लूं, अगेती मध्यम ये जून का मध्य, और पछेती किस्म है तो जुलाई का एंड, इसमें इसकी बुवाई की जा सकती है। ठीक है। अगेती किस्मों में 15 से 20 जून, 15 से 20 जून, और जून का ये 15 से 20 जून, ये 20 जून के बाद, और ये जुलाई के। सही कर दिया मैंने, थोड़ी गलती हो गई थी। ओके,
अब इनके पौधे से पौधे के बीच की दूरी ये भी देखनी है आपको, P टू P, L टू L और बीज की गहराई। ये तीन चीजें तो बुआई में ध्यान देने योग्य है ही। तो 15 सेंटीमीटर कोई भी किस्म आप ले रहे हैं, पौधे से पौधे की दूरी, चाहे विस्तारित किस्म लें, अर्ध विस्तारित लें या झुमका लें। झुमका में थोड़ी दूरी दूर और रख रहे हैं, झुमका किस्म में। विस्तारित में तो 15 से 15, अर्ध विस्तारित 15 से 15, झुमका में ये 20 कर दें, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पास पास लगते हैं इसलिए। और प्लांट से प्लांट की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर, 40 से लैंड टू लैंड, 40 से 45 सेंटीमीटर कतार से कतार के बीच की दूरी। और बीज कितना गहराई में बोना है? बीज बोना है 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पे। तो ये की चीज क्लियर हो गई। देखिए क्या क्लियर हुआ कि आपको उन्नतशील किस्मों में ये 3 प्रकार की किस्में, झुमका किस्में, विस्तारित किस्में और विस्तारित किस्में। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगेती किस्म, मध्यम किस्म और पछेती किस्म। अगेती किस्म की बुआई आप 15 से 20 जून के बीच में करेंगे। और मध्यम किस्म जो है, अगेती का मतलब होता है जो जल्दी पकने वाली, है ना। मध्यम का मतलब होता है मध्यम देरी से पकने वाली, और पछेती का मतलब होता है देरी से पकने वाली। तो जब हम बुवाई जिस प्रकार से करेंगे उस प्रकार से इसके अंदर फल का परिपक्वन होगा। और जिस प्रकार से हमने उन्नतशील किस्म ली है, झुमका किस्म के लिए या विस्तारित किस्म के लिए, अर्ध विस्तारित किस्म के लिए, उस हिसाब से इसके अंदर पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी, बीज की गहराई सभी में एक जैसी है। ये जो पौधे से पौधे की दूरी है 15 सेंटीमीटर है विस्तारित और विस्तारित के लिए, और बाकी जो कतार से कतार के बीच की दूरी है 40 से 45 सेंटीमीटर, और बीज की गहराई है 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा बोना है इसको। ठीक है। अब इसमें आपको बताएं कि कैसे खाद और उर्वरक काम में लेना है आपको। खाद और उर्वरक किस प्रकार से काम में लेना है, यह भी आपको समझना है, सुनना है। खाद और उर्वरक मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और सड़ी गोबर की खाद हम खाद और उर्वरक में लेते हैं। लेकिन इन फसलों में हम लोगों को जो है क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन लेनी है 30 से 50 kg, और ये 2 पार्ट में दी जाएगी। एट द टाइम ऑफ सोइंग बुवाई के समय, एंड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग पुष्पन के समय। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग ये 2 प्रकार से दी जाएगी। आधी कर दीजिए 15 और 25। यदि आपको NP यानी SP के रूप में लो, सल्फर 75 किलो अमोनियम सल्फेट के रूप में, ये आपको एक साथ देनी है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 75 kg ये लेनी है प्रति हेक्टर के हिसाब से। या आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है SP, तो सिंगल सुपर फास्फेट का मतलब होता है SSP 310 से 315 kg प्रति हेक्टर काम में ले सकते हैं आप। 4 गुना ज्यादा हो गया लगभग उसका, जो फास्फोरस आप ले रहे हो उसका। और जिंक सल्फेट जस्ता भी इसमें डालना है आपको
तो 25 केजी जस्ता लेना है आपको प्रति हेक्टर। और इस प्रकार की जमीन है, इसमें मॉलिब्डेनम फास्फेट भी चाहिए आपको, तो 40 से 80 केजी वो। प्रति हेक्टर। कुछ अलग प्रकार की खाद उर्वरक इसमें आई है, ये ध्यान रखना। और मृदा की जांच करने के बाद में हम इसमें बोरिक एसिड या बोरिक सल्फेट भी डाल सकते हैं। बोरिक सल्फेट ये मृदा की जांच के बाद में, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन ओनली। और यहां पे मैंने आपको बताया था कि सड़ी गोबर की खाद जो आपने जुताई करी थी उस समय इसको डालनी है 10 से 15 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से। ठीक है, ये खाद उर्वरक हो गया आपका। ये थोड़ा सा हट करके है अन्य फसलों से ध्यान रखना आप। अगला बिंदु है वो सिंचाई का है। इसमें सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं का बहुत ही महत्व है ना। तो सिंचाई, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा हो रही है तब ठीक है, वरना 1 से 2 सिंचाइयाँ इसकी की जाती है। और क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर सिंचाई की जाती है, यानी सुइयां बनते समय दी जाएगी, पुष्पन के समय दी जाएगी और खुदाई के समय भी की जाएगी। है ना। खरपतवार का महत्व है ही, तो इसको भी देख लीजिए। खरपतवार उन्मूलन यानी निराई गुड़ाई। पहली निराई गुड़ाई आपको 20 से 25 दिन के बाद करनी है और 1 से 2 निराई गुड़ाइयां आपको करनी है 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करनी है। पहली निराई गुड़ाई 20-25 दिन के बाद में, या पछेती किस्म वगैरह है तो 1 से 1.5 माह के बाद में इसकी निराई गुड़ाई हम करते हैं। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अवांछित फसल है उसको हटाना है यांत्रिक विधि से और छोटे औजारों से। और यदि पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी में कुछ अवेन्यू डिस्टर्बेंस है तो वहाँ यदि वांछित किस्म भी है तो इसको तोड़ के खोद करके उसको काट के या दूर करनी है, आपको हटानी है उसको। और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए क्योनॉल फास्ट 5 EC 1000 ml दवा, ये वैसे तो दीमक के लिए है 1000 ml, 1 लीटर पानी में घोल दीजिए इसको और इसका छिड़काव कर दीजिए। अब इसमें हम देखते हैं पादप व्याधियां। पादप व्याधियों में 2 बातें बताई थी मैंने आपको। एक बात कीट व्याधियों की और एक बात थी वो थी अन्य प्रकार की व्याधियों की, जिसमें फंगल, बैक्टीरियल, वायरल या ऑफ एनी अदर काइंड। ये आपको सुना हुआ है पौध संरक्षण, पौध संरक्षण या पादप व्याधियां। पौध संरक्षण या पादप व्याधियां, ये आइए इसमें कीट व्याधियां।
कीड़े भी बहुत फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कीड़े, चूहे, पाला, बहुत सारी इसके अंदर व्याधियां हैं। तो पहला सफेद लट रोग या दीमक रोग, जड़ें खा जाएगा इसकी, पौधा कमजोर हो जाएगा और इसका विस्तारण पौधे का रुक जाएगा, है ना। इस रोग में आप मैलाथियन डेड किलो सक्रिय तत्व या फॉरेट इसकी रोकथाम के लिए डेड किलो सक्रिय तत्व मैलाथियन प्रति हेक्टर या फॉरेट इसको काम में लें। अब है भंडुली रोग। भंडुली रोग नहीं आया इससे पहले किसी भी फसल में। लीफ माइनर रोग, लीफ माइनर रोग, भंडुली रोग या लीफ माइनर रोग, इसमें क्या है, यह क्रिप्टेलियन लार्वा, डिप्टेरियन लार्वा, क्रिप्टेलियन बोल दिया मैंने, जवान फिसल गई, डिप्टेरियन लार्वा, डिप्टेरियन लार्वा जिसके अंदर मक्खी है, मच्छर है और भी कीट हैं, ये इनके लार्वा से फैलता है। ये सुरंग बना के पत्ती के अंदर घुस जाते हैं और पत्ती को कमजोर करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरोफास 20 एसी दवा, क्लोरोपाइरोफास 20 एसी या डाइक्रोटोफास, डाइक्रोटोफास 0.05%, ये कितना, या मिथाइल डिमेटॉन, क्लोरोपाइरोफास 20 सीसी या डाइक्रोटोफास 0.05% या मिथाइल डिमेटॉन 25 सीसी। ये 600 ml दवा ले लीजिए, 1 लीटर पानी में ले लीजिए इसको और इसका छिड़काव कर दीजिए। अन्य रोग, अन्य रोगों में जो फंगल वगैरह रोग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। अन्य रोगों में मूंगफली का बी, अन्य रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये फंगल रोग है। इसको अन्य रोगों को मैं बाद में करूंगा, समय की बाध्यता के साथ इसको हम यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं। तो ये मैंने आपको सारा बताया, कुछ हटकर के था। ये जो फसल थी, अन्य फसल जो आपने पढ़ी है उससे थोड़ी सी हटकर के है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान अलग से देना है आपको। और मैंने आपको बताया कि ये मूंगफली अभी हम इस क्षेत्र में, हमारे इस क्षेत्र में भी उगा सकते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे।